नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। हर साल बजट तो हम लोग देख लेते हैं और अपने मतलब की बात कई लोग निकाल भी लेते हैं या किसी से समझ लेते हैं, लेकिन बजट होता क्या है ये शायद हम में बहुत लोग नहीं समझ पाते। तो कोशिश करते हैं ये देखने समझने की कि बजट का मतलब क्या होता है, ताकि बजट का भाषण जब हम सुने तो समझ में आए कि क्या हो रहा है। बजट में सरकार यह बताती है कि पैसा किस चीज पर खर्च किया जाएगा और उस खर्च के लिए पैसा आएगा कहां से। सिंपल, सीधा सा मतलब है। तो 2022 का बजट आने से पहले समझते हैं कि 2021 के बजट में क्या बताया गया था। पहली बात तो यह याद रखनी है कि बजट के लिए साल जनवरी में नहीं बल्कि अप्रैल में शुरू होता है। यानी 2021 का जो बजट था वो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के लिए था। तो 2022 का जो बजट होगा वो अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के लिए होगा। तो 2021 के बजट में भी बताया गया था कि 2021 में सरकार पैसे कहां खर्च करेगी और पैसा कहां से आएगा। टोटल बजट था 35 लाख करोड़ रुपए का। 35 लाख करोड़, यानी सरकार ने प्लान किया था कि 2021 में 35 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं। इसमें हमारे घर के बजट से उल्टा फंडा होता है। घर के बजट में तो हम ये देखते हैं ना कि कमाई कितनी है और उस हिसाब से खर्चा प्लान करते हैं। सरकार ऐसा नहीं करती, सरकार उल्टा करती है। सरकार पहले खर्चे प्लान कर लेती है और फिर देखती है कि कमाई कितनी होगी। तभी तो कहते हैं बजट का घाटा। आपके घर का बजट घाटे का बजट थोड़ी होता है। जो पैसा होता है वो आप खर्च करते हैं, लेकिन सरकार का बजट घाटे का बजट होता है। सरकार खर्चा प्लान कर लेती है और कमाई उतनी नहीं होती तो उधारी ले लेती है। यानी खर्चा ज्यादा, आमदनी कम, और बाकी का ले लो कर्जा। तो 2021 में 35 लाख करोड़ रुपए का खर्चा प्लान किया गया था बजट में। अब देखिए ये 35 लाख करोड़ कहां खर्च करने का प्लान था। सबसे ज्यादा खर्चा तो है ब्याज का। जी हां, ब्याज। जो ये हर साल सरकार घाटे का बजट बना बनाकर कमाई से ज्यादा का खर्चा करती आ रही है, तो देश पर चढ़ चुका है बहुत ज्यादा कर्जा, और कर्ज का ब्याज चुकाना तो पड़ता है। तो पूरे खर्च का 20% 2021 में ब्याज चुकाने के लिए रखा था। यानी हर 1 रुपए में 20 पैसे पिछले कर्ज का ब्याज ही चुकाने के लिए अलग रखा था। 35 लाख करोड़ रुपए में 20%, यानी 7 लाख करोड़ रुपए। तो 7 लाख करोड़ रुपए तो ये अलग हुए 35 लाख करोड़ से। इसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा था राज्यों का। जितना भी टैक्स केंद्र सरकार जुटाती है उसको राज्य सरकारों को भी बांटना पड़ता है। हर राज्य का हिस्सा होता है टैक्स में। और टैक्स से मतलब सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता। कई लोग ये गलतफहमी पाल के बैठते हैं कि हम तो टैक्स देते हैं, इतने सारे लोग टैक्स नहीं देते। अरे भाई, टैक्स तो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी देता है। हर चीज पर जीएसटी लगता है, नहीं लगता? तो वो भी तो टैक्स है। गरीब भी अगर कुछ लेता है तो जीएसटी देता है। यानी सब लोग टैक्स देते हैं। सिर्फ इनकम टैक्स ही टैक्स नहीं होता, जीएसटी होता है, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, वगैरह वगैरह। ये सारा टैक्स जो केंद्र सरकार के पास जाता है उसका हिस्सा फिर राज्यों में बांटा जाता है। तो यह प्लान था कि टैक्स का जो हिस्सा राज्यों को देना है वो 2021 में हिस्सा 2021 के कुल खर्चे का 16% बैठेगा। यानी हर रुपए में 16 पैसे राज्यों को दिए जाएंगे। यानी टोटल 35 लाख करोड़ में 5.5 लाख करोड़ रुपए, 5.5 लाख करोड़ राज्यों के। तो एक बार फिर देखिए, 35 लाख करोड़ में 7 लाख करोड़ रुपए हुए ब्याज के, 5.5 लाख करोड़ हुआ राज्य सरकारों का टैक्स का हिस्सा। मतलब 35 लाख करोड़ में ये दोनों मिलाकर हुआ 12.5 लाख। बाकी बचे 22.5 लाख करोड़। बाकी बचे 22.5 लाख करोड़। इसमें भी राज्यों की इकाइयों को फाइनेंस कमीशन के हिसाब से पैसा देना होता है। अब आप सोचोगे कि ये कौन सी इकाइयां हैं, तो बहुत सारी होती हैं, जैसे पंचायतें, नगर परिषद, नगर निगम वगैरह। इन सबको भी केंद्र सरकार से पैसा मिलता है। फिर आपदा में काम करने वाली इकाइयां होती हैं, जैसे एसडीआरएफ। पूर्वोत्तर के राज्यों को ग्रांट वगैरह भी दिए जाते हैं केंद्र से। ऐसे तमाम खर्चे होते हैं जो राज्यों की इकाइयों को जाते हैं फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। और ये खर्चे 2021 के लिए प्लान किए गए थे टोटल खर्चे का
10%, यानी 35 लाख करोड़ में 3.5 लाख करोड़ इसके लिए थे। तो 7 लाख करोड़ ब्याज के, 5.5 लाख करोड़ राज्यों का टैक्स में हिस्सा और 3.5 लाख करोड़ फाइनेंस कमीशन के हिसाब से राज्यों की लोकल इकाइयों को, जैसे पंचायत, नगर निगम वगैरह, यह कुल हुआ 16 लाख करोड़। 35 लाख करोड़ में 16 लाख करोड़ यह हो गए, बाकी बचे 19 लाख करोड़। इसके अलावा एक बड़ा खर्चा होता है केंद्र सरकार का पेंशन का। रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बजट का 5% खर्च होना था 2021 में, यानी 35 लाख करोड़ में 1.25 लाख करोड़। तो बाकी बचे 19 लाख करोड़ में 1.25 लाख करोड़ तो हो गए पेंशन के, तो बचे 17.25 लाख करोड़। इनमें भी बड़ा खर्चा आता है सब्सिडी का, खाने की सब्सिडी, खाद पर सब्सिडी, तेल पर सब्सिडी, कई तरह की सब्सिडी जो सरकार देती है, उस पर खर्चा भी तो आता है। वो खर्चा पिछले बजट में रखा था कुल खर्चे का 9%, यानी 35 लाख करोड़ टोटल में लगभग 3.25 लाख करोड़। तो जो हमारे हिसाब से खर्चे बचे थे, हिसाब में बचे थे 17.25 लाख करोड़, उनमें 3.25 लाख करोड़ तो सब्सिडी में खर्च हो जाने थे, तो बाकी बचे 14 लाख करोड़। 35 लाख करोड़ से हमने शुरू किया था, फिर समझिए 35 लाख करोड़ से हमने शुरू किया था, लेकिन अभी तक तरह तरह की योजनाओं पर खर्च पर पहुंचे भी नहीं है, और 21 लाख करोड़ रुपए का हिसाब पूरा हो गया है। 7 लाख करोड़ रुपए ब्याज के, 5.5 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकारों को टैक्स का हिस्सा, 3.5 लाख करोड़ रुपए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से राज्यों की लोकल इकाइयों को, 2.25 लाख करोड़ रुपए पेंशन के, 3.25 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के, ये सब मिला के 21 लाख करोड़ हो गया, बचे 14 लाख करोड़। इसमें बड़ा हिस्सा जाता है रक्षा के लिए, यानी सेना के लिए, कुल खर्च का 8%, यानी लगभग 3.25 लाख करोड़। 3.25 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के लिए निकाल के बचे 11.25 लाख करोड़ रुपए। अभी खर्चा शुरू नहीं हुआ, ये सब पूरा होने के बाद 11.25 लाख करोड़ रुपए बचे। अब बारी आती है केंद्र सरकार की योजनाओं की, जो बजट में सुनते हैं ना हम, यानी स्वास्थ्य के लिए योजना, सड़क के लिए योजना, किसानों की योजना, स्वच्छ भारत के लिए योजना वगैरह वगैरह। 2 तरह की होती हैं योजनाएं। एक तो वो जो केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं होती हैं, जिनमें सीधा केंद्र सरकार पैसा खर्च करती है और केंद्र सरकार ही योजना को लागू करती है, इनको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। दूसरी होती हैं वो जो राज्य सरकारें लागू करती हैं, लेकिन पैसा केंद्र सरकार देती है, इनको कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। केंद्र की अपनी योजनाओं के लिए 2021 में रखा था कुल खर्च का 13% हिस्सा, यानी हर रुपए में 13 पैसे, मतलब 35 लाख करोड़ में 4.5 लाख करोड़। और जो योजनाएं राज्यों के जरिए लागू होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उनके लिए रखा था 9% पैसा, यानी 3.25 लाख करोड़ रुपए। मतलब जो हमारे हिसाब से 11.25 लाख करोड़ रुपए बचे थे ना हम हिसाब में, उनमें सरकार की योजनाओं के लिए रखे 4.5 प्लस 3.25, यानी 7.25 लाख करोड़ रुपए। तो कुल 35 लाख करोड़ में बचे 3.5 लाख करोड़, यानी 10%, जो अन्य खर्चों के खाते में जाना था। अन्य अदर एक्सपेंडिचर 10%, 3.5 लाख करोड़। ऐसे बटे थे ये 35 लाख करोड़। एक बार फिर समझते हैं, 35 लाख करोड़ टोटल, 7 लाख करोड़ रुपए ब्याज के, 5.5 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकारों को टैक्स का हिस्सा, 3.5 लाख करोड़ रुपए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से राज्यों की लोकल इकाइयों को, 2.25 लाख करोड़ रुपए पेंशन के, 3.25 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के, 3.25 लाख करोड़ रुपए सेना के लिए, 4.5 लाख करोड़ रुपए उन योजनाओं के लिए जो केंद्र सरकार लागू करती है, और 3.25 लाख करोड़ रुपए उन योजनाओं के लिए जिनका पैसा केंद्र सरकार देती है लेकिन लागू राज्य सरकारें करती हैं। और लास्ट में 3.5 लाख करोड़ के अन्य खर्चे। 35 लाख करोड़ का खर्चा तो प्लान कर लिया सरकार ने, लेकिन ये 35 लाख करोड़ आने कहां से थे, उसका भी प्लान पेश किया जाता है बजट में। तो एक तो ये खर्चा, फिर आते कहां से, कि पैसा आएगा कहां से। पिछले साल भी बताया गया था कि 35 लाख करोड़ रुपए का खर्चा कहां से पूरा होगा। आप सोच रहे होंगे टैक्स से आएगा और कहां से आएगा, तो आपकी सोच सही है, लेकिन पूरा पैसा टैक्स से नहीं आ पाता। टैक्स में सबसे बड़ा हिस्सा होना था जीएसटी का 15%, मतलब कुल 35 लाख करोड़ खर्चे का 15% आने का प्लान था जीएसटी से, यानी 5.25 लाख करोड़। दूसरा बड़ा हिस्सा आना था इनकम टैक्स से 14%, यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए। जीएसटी 5.25 लाख करोड़, इनकम टैक्स से 5 लाख करोड़,
और तीसरे नंबर पर कंपनियों से जो उनके मुनाफे पर टैक्स लिया जाता है वो, उसको कहते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। 35 लाख करोड़ के खर्चे के लिए 13% हिस्सा वहां से, यानी लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए। तो जीएसटी से 5.25 लाख करोड़, इनकम टैक्स से 5 लाख करोड़, कॉरपोरेशन टैक्स से 4.5 लाख करोड़ रुपए मिलाकर हो गए 15.25 लाख करोड़ रुपए। 35 लाख करोड़ के टोटल खर्चे के लिए 15.25 लाख करोड़ रुपए ये हो गए। बाकी जुटाने थे 20,25,000, माफ कीजिएगा, 20.25 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद नंबर आता है केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी का। एक्साइज से जुटाना था कुल खर्चे का 8%, यानी 3.25 लाख करोड़ रुपए। तो जीएसटी से 5.25 लाख करोड़, इनकम टैक्स से 5 लाख करोड़, कॉर्पोरेशन टैक्स से 4.5 लाख करोड़ और एक्साइज से 3.25 लाख करोड़ रुपए मिलाकर हो गए 17.5 लाख करोड़ रुपए। 35 लाख चाहिए, 17.5 ये हो गए। इसके अलावा एक और टैक्स होता है जो केंद्र सरकार लेती है, वो होता है कस्टम्स। कस्टम्स का हिस्सा रखा था बजट में 3%, यानी 1 लाख करोड़ रुपए। तो टैक्स के टोटल हो गए 18.5 लाख करोड़ रुपए। एक बार फिर देखते हैं, जीएसटी से 5.25 लाख करोड़, इनकम टैक्स से 5 लाख करोड़, कॉर्पोरेशन टैक्स से 4.5 लाख करोड़, एक्साइज से 3.25 लाख करोड़ और कस्टम्स के 1 लाख करोड़ रुपए मिलाकर हो गए 18.5 लाख करोड़। इसके अलावा भी सरकार की कमाई होती है। यह टैक्स हो गया। टैक्स के अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। केंद्र सरकार राज्यों को कर्ज देती है, उसका ब्याज मिलता है केंद्र को राज्यों से। इतनी सारी सरकारी कंपनियां हैं, वो अपने मुनाफे का हिस्सा देती हैं सरकार को, पब्लिक सेक्टर कंपनियां। टोल मिलता है हाईवे से, बिजली सप्लाई से कमाई होती है, बहुत सारी सेवाएं होती हैं जो केंद्र सरकार देती है, उनसे कमाई होती है। यह सब मिलाकर होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। कुल खर्चे का 6% यहां से आना था, यानी 35 लाख करोड़ का 6%, मतलब लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा भी एक कमाई होती है जिसको कहते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। अब ये क्या है? यानी जो संपत्ति बेचकर पैसा मिलता है सरकार को, प्लस जो कर्ज जो राज्यों को दिया वो जब वापस मिलता है। एक तो ब्याज मिलता है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू, लेकिन कर्जाई जब वापस मिलता है मूल, तो वो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। संपत्ति बेचकर मतलब सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर विनिवेश, तो राज्यों को दिया लोन वापस मिलने का और सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का हिसाब रखा था टोटल में 5%, यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए। तो जीएसटी से 5.25 लाख करोड़, इनकम टैक्स से 5 लाख करोड़, कॉर्पोरेशन टैक्स से 4.5 लाख करोड़, एक्साइज से 3.25 लाख करोड़, कस्टम से 1 लाख करोड़ रुपए मिलाकर हो गए टैक्स के 18.5 लाख करोड़ रुपए। 2 लाख करोड़ नॉन टैक्स रेवेन्यू के मिलाकर हो गए 20.5 लाख करोड़ रुपए। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स यानी हिस्सेदारी बेचकर मिले 2.25 लाख करोड़ रुपए मिलाकर हो गए 22 लाख करोड़ रुपए। टोटल खर्चा 35 लाख करोड़ का बजट था और कमाई का प्लान था 22 लाख करोड़ का। बाकी के 36% यानी 1/3 से भी ज्यादा, यानी 13.25 लाख करोड़ रुपए आने थे उधार से। जी हां, उधार। जैसे सरकार बॉन्ड जारी करती है, कर्ज लेती है, तरह तरह से उधार लेकर सरकार पैसे जुटाती है, वो सब इस हिस्से में जाता है, जिसको मोटे तौर पर सिर्फ समझने के लिए हम कह रहे हैं उधार। तो ऐसे प्लान था 2021 में 35 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए पैसे जुटाने का। जीएसटी से 5.25 लाख करोड़, इनकम टैक्स से 5 लाख करोड़, कॉर्पोरेशन टैक्स से 4.5 लाख करोड़, एक्साइज से 3.25 लाख करोड़, कस्टम्स के 1 लाख करोड़ रुपए मिलाकर टैक्स के 18.5 लाख करोड़ रुपए। 2 लाख करोड़ नॉन टैक्स रेवेन्यू के मिलाकर हो गए 20.5 लाख करोड़ रुपए। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स यानी हिस्सेदारी बेचकर मिले 2.25 लाख करोड़ मिलाकर हो गए 22 लाख करोड़ रुपए और बाकी का 13.25 लाख करोड़ रुपया लेना था उधार। टोटल हो गया 35 लाख करोड़। 35 लाख करोड़ खर्च करने का बजट और 35 लाख करोड़ रुपए जुटाने का बजट, ये था 2021 का। ऐसे ही आएगा 2022 का, जिसमें बताया जाएगा कि कितना पैसा खर्च करने का प्लान है और वो पैसा जुटाएगी कहां से सरकार। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मजीठिया को गिरफ्तारी से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स मामले में अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर 23 फरवरी तक रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने उन्हें इस तारीख से पहले निचली अदालत में सरेंडर करने और अपनी जमानत अर्जी वहीं दाखिल करने का सुझाव भी दिया। पिछले महीने ड्रग्स केस में मजीठिया के खिलाफ मोहाली में एक मामला दर्ज किया गया था।
इसी मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पंजाब सरकार के वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को सलाह दी कि वो ऐसी कार्रवाई न करें जिसमें राजनीतिक दुर्भावना नजर आए। बजट से एक दिन पहले शेयर बाजार में हरियाली लौटी और मेटल छोड़कर बाकी सभी सेक्टरों के शेयरों में भारी बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 814 अंक उछलकर 58,014 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 238 अंक ऊपर 17,340 पर पहुंच गया। मेजबान वेस्टइंडीज ने आखिरी टी20 मैच में इंग्लैंड को 17 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने ये सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। इस मैच में वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर ने एक हैट्रिक लेते हुए 5 विकेट झटके। मदरसों में पढ़ाई के मुद्दे पर बिहार सरकार में एक के बाद एक कई मंत्रियों के सवाल उठाने के बाद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का विवादास्पद बयान भी सामने आया, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया। बच्चों को सही में डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है तो आपको सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने तो सम्राट चौधरी के ज्ञान पर ही सवाल उठा दिए। अपने विवेक पे दोबारा से गौर करना चाहिए, बेहुदा बातों से परहेज करना चाहिए। वहीं आरजेडी ने नीतीश के मंत्री को ये सलाह दे डाली कि वो बच्चों की पढ़ाई की चिंता छोड़ दें। कौन शिक्षा कहाँ लेगा ये बेहतर उसके अभिभावक जानते हैं। उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट से बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतार दिया। बघेल आगरा से बीजेपी के सांसद हैं और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही की थी। लेकिन 2022 के इस विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ करहल विधानसभा सीट से ताल ठोकेंगे। बीजेपी की तरफ से नाम का ऐलान होते ही एसपी सिंह बघेल मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद से ही तो चुनाव लड़ने आ रहा हूँ। बघेल से पहले अखिलेश यादव ने भी करहल सीट से अपना पर्चा भरा। सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने एक बार फिर ये दावा किया कि राज्य में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों की ही सरकार बनेगी। जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। अखिलेश यादव इस वक्त आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं और वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें उनके ही गढ़ में घेरने की रणनीति बनाई है। इसके लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर भरोसा जताया और यह बताने की कोशिश की कि करहल सीट पर उनका मुकाबला आसान नहीं होने वाला। असल में बीजेपी की रणनीति है कि अखिलेश यादव को मैनपुरी जिले की करहल और उसके आसपास की सीटों तक ही सीमित रखा जाए। इसीलिए बीजेपी ने अचानक केंद्रीय मंत्री बघेल को करहल से उतार दिया ताकि सीट पर जीत दर्ज करने के लिए अखिलेश को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े। और ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव दूसरे इलाकों में पार्टी के प्रचार के लिए नहीं जा पाएंगे, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। दिलचस्प बात यह है कि मुलायम सिंह यादव ने ही बघेल को राजनीति का कखहरा सिखाया था। वो कभी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और 1989 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री बनने पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था संभालते थे। लेकिन बाद में बघेल से प्रभावित होकर मुलायम सिंह ने उन्हें 1998 में जलेसर सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़वाया और वो जीत गए। यही नहीं, वो 2 बार सांसद भी चुने गए। 2010 में बीएसपी के कोटे से राज्यसभा पहुंचे, लेकिन 2014 में बीएसपी के टिकट पर वो लोकसभा चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और 2017 के विधानसभा चुनाव में टुंडला से जीतकर योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें आगरा से मौका दिया, जहां से उन्होंने जीत दर्ज की और फिर वो मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए। सौभाग्य की एक बात यह कि करहल विधानसभा क्षेत्र में करीब 38% यादव समुदाय के लोग हैं और 62% दूसरे समुदायों के वोटर हैं। ऐसे में बीजेपी की रणनीति एसपी सिंह बघेल के नाम पर सीट पर यादव बनाम दूसरी जातियां करने की है, ताकि अखिलेश को वहां से तगड़ी चुनौती दी जा सके। मुंबई के धारावी इलाके में ऑनलाइन परीक्षा की मांग करते हुए 10वीं और 12वीं के छात्रों ने सड़कें जाम कर दी। वो लोग राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए, जिसकी जानकारी उन्हें एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लगी। और फिर तय वक्त पर धारावी की सड़कों पर उन छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा जो सरकार से ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे थे। जितनी दूर तक नजर गई सिर्फ बच्चों के सिर दिखाई दिए। उनमें कुछ के साथ तो घरवाले भी पहुंचे। छात्रों ने आरोप लगाया कि बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद उनकी परीक्षा ऑफलाइन कराने पर प्रशासन अड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रदर्शन करना पड़ा। चाहते या तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए या तो ऑनलाइन हो। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ बच्चे वहां मौजूद गाड़ियों के ऊपर तक चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पहले लाउडस्पीकर के जरिए हटने की अपील की और फिर हंगामा बढ़ने पर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया।
लेकिन पुलिस के सख्त होते ही इस प्रदर्शन ने सियासी रंग ले लिया। बच्चों को डराने और उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो गई, जिसका मोर्चा संभाला बीजेपी नेता राम कदम ने। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री ने छात्रों की बात सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करवाया। पर बात करने का छोड़कर उन पर पुलिस बल का प्रयोग करोगे आप। इसके बाद अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भी सफाई दी। बच्चों के हित में कोई चर्चा हो रही है, बच्चों को सुरक्षा में कोई चर्चा है, तो बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं। बताया गया कि धारावी में छात्रों को बुलाने के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लिया गया, जिसके बाद सैकड़ों बच्चे प्रदर्शन के लिए वहां इकट्ठा हुए। 100 बात की एक बात यह कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन लिए जाने का ऐलान किया, जिसके बाद छात्र लगातार ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का मानना है कि इस विरोध प्रदर्शन में कुछ शरारती लोग भी थे, जिनकी वजह से कुछ जगहों पर तोड़फोड़ हुई और उन्हीं को पकड़ने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रूस से। खबर है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के पास खून की सप्लाई की है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है। रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं और रूस का वहां खून भिजवाने का मतलब एक ही निकाला जा रहा है कि रूस चाहे जितना नकारे, लेकिन वो जंग की ही तैयारी कर रहा है, ताकि अगर युद्ध में उसके सैनिक जख्मी हों तो उनके इलाज के लिए खून पहले ही तैयार रहे। इसके साथ ही रक्षा विश्लेषकों ने यह डर जताया है कि रूस काला सागर की तरफ से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है यूक्रेन बॉर्डर पे, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई बड़ी जंग छिड़े। चूंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस की तरफ से जो है काफ़ी मात्रा में ब्लड जो है उस पूरे इलाके में ब्लड की सप्लाई की गई है, ताकि अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें जो है जो घायल है उनका इलाज किया जा सके। लेकिन इस जो कार्रवाई की बात की जा रही है कि जो है यूक्रेन बॉर्डर तक जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में ब्लड भेजा गया है, वो जो है यूक्रेन की तरफ से जो है इसका खंडन किया गया। यूक्रेन कह रहा है कि ऐसा सही नहीं है, हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। यूक्रेन विवाद में अमेरिका ने रूस की तैयारी पर जो नया दावा किया, उसने जंग की आशंका को और दम दे दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर ब्लड सप्लाई यानी खून की सप्लाई की है। अमेरिका का कहना है कि उसे ऐसे संकेत मिले हैं कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर के पास खून भेजा है, खून की सप्लाई की है। रूस पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का ताजा दावा डराने वाला है। यह इशारा है रूस के यूक्रेन पर हमले के इरादे की तरफ। पिछले कुछ महीनों से रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं और अमेरिका का दावा है कि रूस के ये जवान यूक्रेन पर धावा बोलने की फिराक में हैं। अब अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो जंग छिड़ेगी, और अगर जंग छिड़ी तो सैनिक जख्मी भी होंगे और उनके इलाज के लिए खून की जरूरत सबसे अहम होगी। और ये खबरें तो पिछले महीने से ही आ रही हैं कि रूस यूक्रेन सीमा पर दवाओं जैसे मेडिकल सामान और ईंधन की सप्लाई कर ही रहा है। मतलब साफ है कि रूस भले ही यूक्रेन पर हमले के दावे को नकार रहा हो, लेकिन वो तैयारी जंग के हिसाब से ही कर रहा है। उसने हर तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए अपनी बाजुएं चढ़ाई हुई हैं। इसी वजह से अमेरिका डंके की चोट पर कह रहा है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन लगातार बार बार कह रहे हैं कि उनका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं, मगर उनकी पार्टी के सांसद तक आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रूस के सांसद विक्टर वदलास्की ने रूस के लोगों को रूस की तरफ से जंग लड़ने का खुला न्योता भेज दिया, यूक्रेन के लोगों को रूस की तरफ हो जाने का न्योता। विक्टर वदलास्की ने कहा है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में रहने वाले लोगों को रूस की सेना ज्वाइन कराने के लिए तैयार है। यूक्रेन के पूर्व में जो इलाका है, जहां 2014 से उन विद्रोहियों का कब्जा है जो यूक्रेन की सरकार से लड़ रहे हैं, और रूस पूरी तरह से उनकी मदद कर रहा है। रूस ने इस इलाके में रहने वाले यूक्रेन के 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना पासपोर्ट तक दिया हुआ है। इस हिसाब से रूस यूक्रेन के उन लोगों को अपना नागरिक मानता है, और इसलिए रूस के सांसद ने कहा कि जिन लोगों के पास रूस का पासपोर्ट है उनका रूस की सेना में स्वागत है। मतलब रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर पहले ही अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हुए हैं। उस पर वो यूक्रेन के विद्रोहियों को भी अपनी टीम में खुलकर शामिल होने के लिए कह रहा है। रूस की कथनी और करनी के इस फर्क ने ही अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे उसके साथी देशों की रातों की नींद हराम की हुई है। लेकिन जिस यूक्रेन के लिए अमेरिका और रूस जैसी दुनिया की 2 महाशक्तियों में ठनी हुई है, उसने ही बॉर्डर पर रूस की खून की सप्लाई भेजने की खबर को नकार दिया। उसकी उपरक्षा मंत्री ने बयान दिया कि यह खबर गलत है और उनके देश में डर फैलाने के लिए प्लांट की जा रही है। मतलब जिस यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका रूस से भिड़ने के लिए तैयार खड़ा है, वो ही कह रहा है कि रूस के हमले की आशंका का हवा बना दिया गया है।
बल्कि इनसाइड स्टोरी तो यह है कि इसी बात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी अधिकारियों के बीच काफी ज्यादा तनाव है। यूक्रेन इस बात से चिढ़ा हुआ है कि अमेरिका बार बार खुलेआम उस पर रूस के हमले की इतनी चेतावनी दिए जा रहा है कि इससे यूक्रेन का नुकसान ज्यादा हो रहा है। इसी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका को जंग की खलबली न मचाने की नसीहत तक दे चुके हैं। लेकिन अमेरिका का कहना है कि जंग अब बेहद करीब है और यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के हमले के खतरे को कम करके आंक रहे हैं। इसलिए अमेरिका चेतावनी दे चुका है कि रूस के हमला करने की सूरत में यूक्रेन को उसकी यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के दावे के पीछे अमेरिका के पास आंकड़े और इंटेलिजेंस है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का साफ कहना है कि पुतिन ने यूक्रेन की इतनी जबरदस्त घेरेबंदी कर दी है कि वो जब चाहें यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास एक नहीं कई विकल्प हैं। रूस की सेना यूक्रेन के शहरों और अहम इलाकों पर भी कब्जा कर सकती है। यह अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान है ऑन रिकॉर्ड। अमेरिका और उसके साथी देश बार बार रूस को यूक्रेन पर हमला करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन रूस पर उसका कोई असर नहीं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस उसकी कमजोर नस दबाएगा और वो कमजोर नस है काला सागर। यूक्रेन के दक्षिण और रूस के दक्षिण पश्चिम में काला सागर है, ब्लैक सी, जहां पिछले हफ्ते से रूस ने अपने 20 से ज्यादा जंगी जहाज तैनात किए हैं। रूस का कहना है कि काला सागर में जंगी जहाजों की यह तैनाती रूटीन एक्सरसाइज है, जो कि होनी पहले से ही तय थी, लेकिन अमेरिका इस तैनाती का मतलब खूब समझ रहा है। काला सागर के ठीक ऊपर है यूक्रेन का क्राइमिया, वो क्राइमिया जिसे 2014 में रूस ने हथिया लिया था। क्राइमिया पर रूस के कब्जे ने यूक्रेन की नौसेना की कमर तोड़कर रख दी, क्योंकि क्राइमिया में ही यूक्रेन की नौसेना के ज्यादातर बेस और नौसैनिक तैनात थे। यानी अगर रूस ने काला सागर की तरफ से यूक्रेन पर धावा बोला तो उसके आगे अकेले टिकना यूक्रेन के बस की बात नहीं होगी। यूक्रेन की नेवी में उतना दम नहीं है। इसलिए काला सागर में रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को नाटो और अमेरिका के साथ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नाटो और अमेरिका भी काला सागर में यूक्रेन को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां रूस की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत है कि वहां उसे हरा पाना लगभग नामुमकिन है। काले सागर में रूस से निपटने के लिए नाटो को दमदार पनडुब्बियां चाहिए होंगी और इस इलाके में इकलौता तुर्की ही है जो समंदर में अपनी सबमरीन उतारकर रूस को जवाब दे सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की रूस से सीधी लड़ाई में उलझे, इसकी संभावना कम है। 100 बात की एक बात यह कि रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों का साथ चाहिए, लेकिन यूरोप में नाटो का सबसे अहम सदस्य जर्मनी ही इस मामले में अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। वो खुलकर इस विवाद में नहीं उतर रहा। वहीं क्रोएशिया जैसा नाटो का दूसरा सदस्य भी साफ कर चुका है कि अगर जंग छिड़ी तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा। और दूसरी तरफ रूस के तेवर हैं कि नरम ही नहीं पड़ रहे। अब उसकी नौसेना ब्रिटेन के पड़ोसी आयरलैंड के पास समंदर में ड्रिल की तैयारी में जुटी है। पूर्व क्रिकेटर हफीज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों का दुश्मन बता दिया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अपने ही क्रिकेट बोर्ड पीसीबी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीसीबी ने कई घरेलू टीमों को खत्म कर दिया, जिससे कई घरेलू क्रिकेटर बेरोजगार हो गए। यही नहीं, हफीज ने पीसीबी प्रमुख की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। हाल ही में प्रधानमंत्री इमरान खान के कहने पर ही पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा को पीसीबी का नया चेयरमैन बनाया गया था। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने लंबी विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये आरोपी इन हथियारों को मध्य प्रदेश से लाया था। पुलिस को शक है कि ये हथियार पंजाब और जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी संगठनों तक भी सप्लाई हुए होंगे। यही नहीं, पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं यूपी और पंजाब चुनाव में भी इन हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं होना था। महाराष्ट्र के ठाणे में पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल घिर गए। उन्होंने कहा था कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीओके भारत का हिस्सा हो सकता है, जिस पर विपक्ष ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया। सगळ्या गोष्टी फक्त मोदी करू शकतात, म्हणून कांदे, बटाटे, तुरडाल, मुगडाल याच्यातून बाहेर आपण आलं पाहिजे। शिवसेना ने इस बयान के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोलने में देर नहीं लगाई। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, देश का अहम हिस्सा है, आना चाहिए वापस देश, पर ये नरेंद्र मोदी जी के हाथ में नहीं है। वहीं आरजेडी ने पीओके से पहले देश को संभालने की सलाह दे डाली। हवाई बातें नहीं, जमीन की बातें हों। शायद इस तरह के नेता जमीन की बात कर ही नहीं